वो कासम समेत स्टेशन 4 की तरफ आ रहे थे। अव्वल खान ने फौरी तौर पर स्टेशन 4 की चेक पोस्ट पर मामूर अमले के निगरान को मुतवक्का मेहमानों के बारे में हदायत दी और हम दोबारा रशीद की तरफ चल दिए। मलर छावनी के इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स का वो ठिकाना कुछ मतरूक बैरकों और एक वसी मैदान पर मुश्तमिल था। वहां लाए जाने वाले कैदियों से पूछताछ के लिए एक अलग थलग बैरक मखसूस थी, जिसमें कई छोटे बड़े कमरों के अलावा एक कमरा ऐसा भी था जहां लेट बैठकर आराम से वक्त गुजारा जा सकता था। अमले के आराम और बाहिमी मुशावरत के अलावा वो कमरा इन मुलज़िमों से तफ्तीश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था जो किसी किस्म के तशद्दुद का सामना करने से पहले सच उगलने पर आमादगी जाहिर कर देते थे या मार खाकर राह रास्त पर आ जाते थे। रशीद के कैद खाने का दरवाज़ा बंद था और उसके दोनों निगरान बाहर बरामदे में मौजूद थे। इन्होंने बताया कि रशीद को फर्श से चंद फुट ऊपर लटकाकर रस्सी का सिरा फर्शी कुंडे से बांध दिया गया था। इस अजाब के नतीजे में उसके आसाब किसी भी वक्त जवाब दे सकते थे। कासम की आमद से पहले मैं दोबारा रशीद का सामना करने के हक में नहीं था। इसे यकायक उसके हाल पर छोड़ देना भी एक ज़हनी झटके से कम नहीं था। हम तीनों रिटायरिंग रूम में चले गए। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2 एहलकार कासम को लेकर आ गए। कासम मुतवस्सित कामत और जिसामत का एक आम और बेजर सा शख्स नजर आ रहा था। वो दोनों उसे अव्वल खान के सुपुर्द करके लौट गए। मैं कासम के करीब गया तो उसके मुंह से शराब के भपके उठ रहे थे। जलाल ने मुझे उसकी गिरफ्तारी के पस मंजर से आगाह कर दिया था। अगर वो नशे में धुत होकर अपनी दाश्ता के पहलू में पड़ा हुआ पाया गया था तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। नाजायज ज़राए से हराम की बेअंदाजा दौलत कमाने वाले आम तौर पर ऐसी कजरवी का शिकार हो जाते हैं। इनके नफ्स की भड़कती हुई आग रफ्ता रफ्ता कभी सर्द न होने वाले जहन्नुम में तब्दील हो जाती है। वो दर बदर भटकते हैं और हर नया वजूद इनके अंदर की इस आग के लिए जलती पर तेल का काम कर देता है। उसने जी भर कर शराब पी हुई थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के मखसूस रवैये की वजह से उसका नशा हिरन हो चुका था। वो अपनी सुर्ख और खौफजदा आंखों से बारी बारी हमारा जायजा ले रहा था। आईबी वालों की मौजूदगी में मैंने कासिम को जरा भी अहमियत नहीं दी। उनके जाने के बाद मैं खुश मनाक तेवरों के साथ कासिम के करीब गया तो वो सटपटा गया। तुम लोग कौन हो? वो उल्टे कदमों पीछे सिरकता हुआ खौफजदा आवाज में बोला। अब तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरा कसूर क्या है। मैंने उसके बाएं रुखसार पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और लड़खड़ा कर रह गया। जरूरी नहीं कि तुम्हें कुछ बताया जाए, हर मुजरिम अपने जुर्म के बारे में जानता है, मैंने सर्द लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ साफ है, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वो बुखलाए हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अकलाया। सुल्तान शाह को गुस्सा आ गया। उसने लपक कर अपना बाया घुटना जोर से उसकी पुश्त पर रसीद कर दिया। इस बार कासिम अपनी इज़्तिरारी चीख पर काबू नहीं पा सका और खौफजदा आवाजें निकालता हुआ दरवाजे से बाहर बरामदे में जा गिरा। इसके संभलने से पहले सुल्तान शाह दोबारा उसके सर पर सवार हो चुका था। मैं इज्जतदार शहरी हूँ, कासिम ने हाँफते हुए एहतजाज किया। मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाता हूँ, हुकूमत को इनकम टैक्स देता हूँ। तुम लोगों की ये मजाल कि मुझे 2 कौड़ी के चोरों और उचक्कों की तरह यूं जलील करो। बेटे, सब कुछ दुरुस्त है, मगर ये बताओ कि इस कारोबार के लिए माल कहाँ से आया और मछलियों के साथ क्या क्या बाहर जा रहा है। सुल्तान शाह ने कॉलर पकड़कर उसे दोबारा कदमों पर खड़ा किया और रशीद वाले बंद दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। कासिम के हाथों के दबाव से दरवाजा खुल गया। जूं ही अपनी चौंक से संभला, उसकी निगाह रशीद के फिजा में झूलते हुए जिंदा वजूद पर पड़ी और वह भौंच कर रह गया। ये तुम्हें भी लिया है? कासिम को देखकर रशीद के होंठों से तहय्युर ज़दा आवाज निकली। ओह! कासिम अपने इब्तदाई रद्दअमल से संभल कर बोला। अब समझा कि ये लोग तेरी वजह से मुझे यहाँ लाए हैं। खुदा पाक की कसम बास, मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। रशीद बेसाख्ता बोला। पता नहीं ये कौन लोग हैं, मैंने इन्हें कुछ नहीं। वो नए कैदी को ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान शाह ने लोहे की प्लेटों से हाथ बचाकर रशीद के पेट के निचले हिस्से में अचानक एक जोरदार मुक्का रसीद किया और रशीद की अधूरी बात एक दर्दनाक चीख में ढल गई। कासिम को दिखाओ कि शीदे के साथ क्या हुआ है, मैंने अव्वल खान के आदमियों से कहा। वो दोनों हमारे पीछे इस कमरे में आ गए थे। उन्होंने नहायत सआदतमंदी का मुजाहिरा करते हुए फर्शी कुंडे से बनी हुई रस्सी खोलकर आजाद छोड़ दी। रशीद किसी जिंदा लोथड़े की तरह तड़पता हुआ नीचे आया। इस बार उसके पैर उसका बोझ न सहार सके, तो बहुत बुरी तरह फर्श पर ढेर हुआ। लोहे की वजनी प्लेटों ने उस बार उसे बहुत बुरी तरह मजबूर किया था। मैं मर गया। रशीद फर्श पर इस तरह पैर चलाते हुए तड़प रहा था जैसे इस पर वाक़े नज़ा का आलम तारी हो।
तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। मैंने रशीद को नजर अंदाज करके कासिम से कहा। वो रशीद पर होने वाला अमली मुजाहरा देखकर दहशत ज़दा हो चुका था और उसके चेहरे पर जलजले के आसार नजर आ रहे थे। पहले उसके होंठों के गोशे पड़के, फिर उनसे नकाहत ज़दा आवाज़ बरामद हुई। रकम मेरे एक दोस्त की है और कासिम फिशरीज की असल आमदनी हेरोइन के धंधे से है। बाहर इसकी बहुत डिमांड है। इसका वो रज़ाकाराना एतराफ़ चशम खुशा था। उसने इब्तिदा में सुल्तान शाह के किए हुए दोनों सवालों के एक सांस में जवाब दे दिए थे। इस वक्त तक कासिम से मजीद कोई सवाल नहीं किया गया था, इसलिए वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गया था कि उसे लाए जाने के मकासद वही थे जिनके बारे में सुल्तान शाह ने उससे सवाल किए थे। वो दोनों सवाल टेढ़े थे। मेरे लिए यह बात काबिल इत्मीनान थी कि वो रशीद की तरह ठीठ और बेखौफ नहीं था। उसने सिर्फ एक ठुड्डा खाने के बाद सच बोलने का फैसला कर लिया था। इसके लिए यह समझना दुश्वार नहीं होना चाहिए था कि रशीद पर आजमाए जाने वाले आसान हरबे से पेचीदा इंसानी आंतों पर क्या असरात मुरतब हो सकते थे। यह बात बाद में होगी। इससे पहले यह बताओ कि जहांगीर कहाँ है। मैंने रशीद की चीखों पुकार के दौरान कासिम से सवाल किया। इस बार उसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से तजब्जब का इजहार हो रहा था, आंखों में गहरा खौफ उतर रहा था। क्या तुम डैनी हो? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय सहमी हुई आवाज में पूछा। मैं काला चोर हूं, तुम्हें से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। जो कुछ पूछा जा रहा है इसका जवाब दो, वरना लटकने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर इस बारे में मुझसे कुछ ना पूछो। वो रो देने वाली आवाज में बोला। वो मुझे खा जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम सोबराज से खौफजदा हो तो उसकी फिक्र मत करो। मैंने सर्द लहजे में उसे यकीन दिलाया। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मेरी जुबान से सोबराज का नाम सुनकर उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गई। तो तुम्हें किसने बताया कि मेरी उससे दोस्ती है? यह बात तो उस कमीने शीदों को भी नहीं मालूम थी। यह सवाल करने से बाज नहीं आएगा। सुल्तान शाह ने दांत पीस कर दखल अंदाजी की। मैं कहता हूं कि इस साले को भी लटका दो। चलो लटका दो, मैंने बेजान आवाज में कहा। इस दौरान में मैं कन नखियों से कासिम का जायजा लेता रहा था। उसके चेहरे पर खौफ के पसीने आना शुरू हो गए थे। सुल्तान शाह वहशियाना अंदाज में कासिम की तरफ लपका और उसे जबरदस्ती अपने दोनों बाजुओं में दबोच लिया। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कासिम उसकी गिरफ्त में मचलते हुए चीखा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। जहांगीर कहाँ है? सुल्तान शाह ने उसकी कमर पर जोरदार झटका देकर पूछा। कासिम के हल्क से एक बेसाख्ता कराह बरामद हुई। फिर वो जल्दी से बोला, अगर सोबराज अभी तक ईरान से वापस नहीं आया तो जहांगीर को मेरे घर पर होना चाहिए। हम तीनों के लिए वो खबर चौंका देने वाली थी। सोबराज ने कराची से सैकड़ों मील दूर होने की बात की थी, मगर मैं इसका बयान पर यकीन नहीं कर सका था। मेरा ख्याल था कि वो अपनी तरफ से हमारी तवज्जो हटाने के लिए झूठ बोल रहा था, लेकिन कासिम का बयान कुछ और जाहिर कर रहा था। इसका इंकिशाफ सुनते ही सुल्तान शाह ने उसे छोड़ दिया, या शायद इसरारी तौर पर उसके हाथ ढीले पड़ गए थे। कासिम मचलकर उसकी गिरफ्त से निकला और चंद कदम दूर एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम यकीन करो कि मैं बेकसूर हूं, वो कमजोर शिकस्त खोरदा आवाज में कह रहा था। मैं मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमाने वाला कारोबारी आदमी हूं। 2 नंबर के धंधों से हमेशा दूर रहा हूं। मैं पैसे से टूटा हुआ था। मेरा मुकद्दर खराब था कि मैं सोबराज की बातों में आ गया। आजकल कोई 4 पैसे के लिए अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता। सोबराज ने मेरे नाम से फिशरी खरीदी तो मैं उसके एहसान तले दब गया। मैंने उसी के कहने पर शीदे को काम बताया था। जब से शीदे ने इसे मेरे घर के तहखाने में पहुंचाया है, मैं अपने घर नहीं गया। कल से रोही के फ्लैट पर सो रहा हूं। तुम्हारे आदमियों ने मुझे वहीं से उठाया है। मेरी बात का यकीन ना हो तो तुम अभी रोही से पूछ सकते हो। शीदा अपनी शदीद तकलीफ में मुब्तला था। उसे अपने अंजाम की फिक्र सता रही थी, इसलिए उसके कान हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर लगे हुए थे। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा था कि कासिम की खौफजदा नजरें बार बार शीदे की तरफ उठ रही थी। मैंने अपनी मर्जी से उसे उठाया, न कहीं ले गया। कासिम के खामोश होते शीदे ने कमजोर आवाज में बोलना शुरू कर दिया। मैं किसी को नहीं जानता। मैंने हर काम तुम्हारे हुक्म पर किया है। मैंने जुबान बंद रखकर इन लोगों के हाथों खुद को बर्बाद करवा दिया है, और तुमने आते ही सब कुछ उगलना और मेरे सर डालना शुरू कर दिया। ये याद रखना कि मेरा नाम शीदा है। इस वक्त भी 302 के 3 केस मेरे नाम पर चढ़े हुए हैं। बच गया तो मैं तुमको देख लूंगा। इन दोनों की राहें जुदा हो गई थी। रशीद बुरे अंजाम से 2-4 होने के बावजूद अपनी जात के ज़ौम में मुब्तला था। कासिम उसका हशर देख कर राह रास्त पर आ गया था। मेरा अंदाजा था कि रशीद की गैर मौजूदगी में वो ज्यादा खुलकर बात कर सकेगा। इसे दूसरे कमरे में ले आओ। मैंने कासिम के बारे में हदायत दी और वहां से निकल गया। दूसरे कमरे का नॉर्मल माहौल कासिम के लिए हौसला अफजा साबित हुआ। मैं इस वक्त वहां रुककर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस वक्त मेरी सारी दिलचस्पी जहांगीर की जात पर मरकूज थी। कासिम से बकिया बातें बाद में भी मालूम की जा सकती थी।
कासिम की जुबान से शोभराज की ईरान से वापसी का जिक्र सुनते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं शोभराज हमारे पहुंचने से पहले जहांगीर को ना ले उड़े और हम हाथ मलते रह जाएं। शीदा शोभराज से कतई वाकिफ नहीं था, ना ही शोभराज ने कभी उसे बराह रास्त काम लिया था, लेकिन इस समेत कुल 4 अफराद का तकर्रुर शोभराज के इमा पर किया गया था। फिशरी खरीदने के बाद शोभराज ने कासिम को इन चारों के नाम और मुतवक्का ठिकाने बताते हुए इन्हें फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की सिफारिश की थी, जो कासिम के लिए इस वक्त हदायत का दर्जा रखती थी। वो चारों इब्तदा से फैक्ट्री के कुल वक्ती मुलाजिम थे और दिन रात वहीं रहते थे। रशीद इनका सरगना था। शोभराज कासिम के जरिए कई मरतबा रशीद से काम ले चुका था, लेकिन खुद कभी उसके सामने नहीं आया था। उसने कासिम को सख्ती से हदायत की हुई थी कि फिशरी के मामलात में कहीं भी उसका नाम न आने पाए। कासिम की तालीम वाजिबी सी थी, लेकिन वो काफी सूझबूझ का मालिक था। शोभराज की सियासी शोहरत उसके सामने थी। वो उस वक्त से शोभराज को जानता था जब वो निचले दर्जे से ऊपर जाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। उसने शोभराज से कोई सवाल किए बगैर यह अंदाजा लगा लिया कि शोभराज अलग थलग रहकर अपने काले धन से एक मुस्तकिल कारोबार की दाग बेल टालने का ख्वाह था। इस पस मंजर में शोभराज ने फोन पर कासिम को जहांगीर के अगवा की हदायत की थी। वो काम बहुत खतरनाक था। कासिम के पसो पेश पर शोभराज ने बताया कि जहांगीर का ताल्लुक उसके उन दुश्मनों से है जिन्होंने उसे तबाह बर्बाद करके इस हाल को पहुंचा दिया था कि वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। कासिम उसकी हदायत पर अमल करने पर मजबूर हो गया। उसे मालूम था कि मछली की बरामद की आड़ में हेरोइन की तिजारत में मुलव्विस होने के बाद उसकी लगामें शोभराज के हाथ में चली गई थी। उसने शोभराज की नाराजगी मोल ली तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इस वक्त तक शोभराज कराची में मौजूद था और किसी भी वक्त कासिम के सर पर सवार हो सकता था। उसने रशीद और शीदे को काम पर लगा दिया। शीदे ने जहांगीर के घर का जायजा लेकर कासिम को बताया कि काम बहुत कठिन था। वो बात शोभराज तक पहुंची तो वो बरहम हो गया। वो जहांगीर को हर हाल में अपना कैदी देखना चाहता था। 2 दिन की मंसूबाबंदी के बाद आखिरकार शीदा अपने मिशन में कामयाब हो गया। जहांगीर को फैक्ट्री में रखना खतरनाक था, क्योंकि दिन में वहां खवातीन और मर्दों की खासी तादाद काम करती थी। कासिम ने राजदारी का ख्याल से जहांगीर को अपने घर भिजवा दिया। इसने शोभराज को फोन पर कामयाबी की इत्तला दी तो उसे पता चला कि वो पाकिस्तान से ईरान पहुंच चुका था। इसके लिए जहांगीर के अगवा की खबर इतनी अहम थी कि वो पहली फुर्सत में कराची आने पर तैयार हो गया। कासिम ने उसे बता दिया कि कैदी को तहखाने में रखा गया था और वो अपना घर छोड़ रहा था। शोभराज को कासिम का घरेलू चौकीदार पहचानता था। वो जब चाहता घर में दाखिल हो सकता था। जहांगीर को अपना कैदी बना लेने के बाद कासिम जबरदस्त से इन दबाव का शिकार हो गया। वो अपनी जिंदगी में कभी अगवा जैसे संगीन जुर्म में मुलव्विस होने का तसव्वुर नहीं कर सका था, लेकिन शोभराज ने उसे जबरदस्ती संदिग्ध दलदल में धकेल दिया था। वो अपने घर से भागा हुआ था। चौकीदार इस हकीकत से बेखबर था कि घर के तहखाने में कोई शख्स कैद था। कासिम ने अपने घर से राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की थी। उसे मालूम था कि शोभराज अपने शिकार तक पहुंचेगा तो खुद उसे इतला देगा। इनमें से कुछ बातें एसटीएफ के मेहमान खाने में कासिम से मालूम हुई। इनमें सबसे अहम बात यह थी कि कासिम ने जहांगीर को सिरे से नहीं देखा था। शीदे ने उसे तहखाने में जिस हाल में छोड़ा था वो उसी हाल में भूखा प्यासा वहां बंद था। वो बात सुनकर गुस्से से मेरा खून खोल खोल उठा। ये चाहा कि इसी वक्त शीदे को मार मार कर मजीद लहूलुहान कर दूं, मगर मसला वही था कि वक्त धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रहा था। हम तीनों कासिम को अपने साथ लेकर उसी लम्हे उसके घर की तरफ रवाना हो गए। इस बारे में मजीद बातें सफर के दौरान में पता चली। कासिम ने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था और हमारी हर बात का बेचूचरा जवाब दे रहा था। रास्ते में कासिम से बहुत खुलकर बातें हुई, मगर इनका महवर सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की जात थी। इस वक्त शोभराज का नाम मेरे लिए सानवी होकर रह गया था। शदीद गुस्सा आने के बावजूद शीदे का नाम भी जहन से महव हो चुका था। मुझे सिर्फ जहांगीर की फिक्र थी। उसकी जात को सबसे बड़ा खतरा शोभराज की जात से था। ज़ेर ज़मीन दुनिया में कोबरा के लकब से अपना सिक्का चलाने वाला वो जहरीला नाग किसी भी वक्त अपने शिकार पर हमला आवर हो सकता था। मुझे यकीन था कि जहांगीर जैसे तंदुरुस्त और तवानाश शख्स के लिए 1-2 दिन की भूख प्यास मोहलक साबित नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे यह खौफ था कि ऐसी नातवानी के आलम में वो शोभराज तो क्या कासिम जैसे आदमी का मुकाबला भी नहीं कर सकता था। स्टेशन फोर्स एक तवील मुसाफत तय करके आखिरकार हम शाहराह फैसल पर लाल कोठी के इलाके में पहुंच गए, जहां PECHS में कासिम की रहाइश थी। यह देखकर मेरी जान में जान आई कि दरमियानी रकबे पर बने हुए इस मकान के बाहर कोई और गाड़ी मौजूद नहीं थी। सुल्तान शाह ने गाड़ी गेट के सामने लगाकर हार्न बजाया तो चौकीदार बहुत फुर्ती के साथ बाहर आया। सुल्तान शाह ने गाड़ी के हेडलैम्प्स बुझाकर कैबिन लाइट ऑन कर दी। चौकीदार ने ड्राइवर के बराबर वाली नशिस्त पर अपने गुमशुदा मालिक की सूरत देखी
तो खुश होकर तेजी से गेट खोल दिया और हमारी गाड़ी मुख्तसर पोर्च में समा गई। हमसे पहले यहाँ और कोई आया था? मैंने गाड़ी से उतरते ही चौकीदार से सवाल किया। साहब कोई नहीं आया, चौकीदार ने गेट बंद करते हुए जवाब दिया। मैंने कल सुबह के बाद अब अपने साहब की सूरत देखी है, खैर है ना? मैं काम में फंस गया था, कासिम ने मतानत से कहा। चौकीदार सर हिलाकर रह गए जैसे वो इसके लिए मामूल की बात हो। बाद में पता चला कि चौकीदार के तासरात के बारे में मेरा कयास गलत नहीं था। कासिम लावल था, उसकी बीवी काफी अरसे पहले उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो तजर्रुद की जिंदगी गुजार रहा था और अपनी तन्हाई का एहसास भुलाने के लिए कभी कभी अपनी रातें बाहर गुजारता था। मुजरमाना सरगर्मियों के लिए उसका घर एक बेहतरीन ठिकाना था, क्योंकि वहां चौकीदार के सिवा कोई और कुल वक्ती मुलाजिम नहीं था। दिन में 2 जुज़ वक्ती मासियां आती थी जो घर की सफाई करने और खाना पकाने के बाद वापस चली जाती थी। वो अपनी महदूद तरीन ज़रूरियात से ज़्यादा कुशादा घर में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा था, मुझे समर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त मैं जल्द अज जल्द उसके घर में बने हुए तहखाने तक पहुंचने के लिए बेचैन था। मैं तेजी से आगे बढ़ा, फिर मैंने ठिठक कर सुल्तान शाह को पोर्च में चौकीदार के साथ रुकने की हदायत की। मेरे ज़हन में अचानक इस शोबे ने सर उभारा था कि अगर सोबराज वहां आ निकला तो वो तनहा होने के बावजूद हमें कुछ देर के लिए घर में महसूर होने पर मजबूर कर देगा। कासिम के चौकीदार के सर पैर का कोई इल्म नहीं था, इसके लिए सोबराज एक शनासा चेहरा था। वो आ जाता तो चौकीदार उसे बिला का मुकास हर बात बता देता। सुल्तान शाह अहम मौके पर हमेशा बहुत गहरी सूझबूझ और सादतमंदी का मुजाहरा करता था। वो वहीं रुक गया। हम दोनों कासिम के साथ बरामदे में दाखिल हो गए। कासिम ने अपनी चाबी से दाखिली दरवाजे का कुफल खोला और अंदर कदम रखते ही स्विच ऑन करके तारीक राहदारी रोशन कर दी। वो मुख्तसर सी राहदारी घर की लाबी में खत्म हो गई। इससे आगे जीने थे जो ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। नीचे उतरने वाले जीनों पर एक मुकफ्फिल दरवाजा सद राह बना हुआ था। कासिम ने अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाल कर यूं ही वो दरवाजा खोला। मैं उसे एक तरफ धकेल कर तेजी से नीचे उतरता चला गया। आखिरी जीने से फर्श पर कदम रखते ही मैंने होले से जहांगीर को आवाज दी। तहखाने की फिजा में हल्क से निकलने वाली चंद मुस्तरिब आवाजें गूंज कर रह गई। इसी लम्हे कासिम ने मुझसे आगे बढ़कर तहखाना रोशन कर दिया। यह देखकर मेरा दौरान खून अचानक तेज हो गया कि जहांगीर एक कुशादा मसहरी पर पड़े हुए शिकन आलूद बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ था। इसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे और आंखें खूनी कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थी। उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बने हुए थे। टखनों से पिंडलियों तक भी रस्सी बंधी हुई नजर आ रही थी और होंठों पर चौड़ा टेप चिपका हुआ था। तहखाने में यकायक रोशनी होने से मेरी आंखें चंद सानियों के लिए चुंदिया गई। मेरी बसारत बहाल हुई तो जहांगीर हैरत और मुसर्रत से दीदे फाड़ कर मुझे देख रहा था। मैंने बेख्तियारी के आलम में अपनी जगह छोड़ी और दौड़कर उसके बेदस्तो बावजूद से वालियाना अंदाज में लिपट गया। जहांगीर ने अपने हल्क से गूं खां की तेज आवाजें निकालकर अपने बदन को झटके दिए। फौरी तौर पर बात मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी, लेकिन लम्हा भर बाद मसला समझ में आ गया और मैंने उसके होंठों पर चिपका हुआ टेप एक झटके से उखाड़ दिया।